नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं भी आप सभी? उम्मीद है सभी ठीक होंगे और सभी को मेरी आवाज़ भी आ रही होगी। आज हमारे साथ में दो साथी बैठे हुए हैं, यूँ कह लें कि सेलेक्टेड कैंडिडेट्स बैठे हुए हैं, स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, कुछ भी कह सकते हैं आप। और सभी का सपना होता है सरकारी नौकरी या सरकारी कलम पाने का। तो ऐसा ही सपना लेके इन्होंने भी शुरुआत करी थी। कैसे शुरुआत रही, कहाँ से इन्होंने पढ़ाई करना चालू किया, किस तरीके से इनके दिमाग में क्या क्या चीज़ें चलती थी, क्या क्या कठिनाइयाँ जीवन में इन्होंने सही, घर से किस तरीके का प्रेशर था, सोसाइटी का क्या क्या प्रेशर था, तैयारी के दौरान दोस्तों का क्या प्रेशर था, या बाकी और सारी चीज़ें जो जो भी इन्होंने कठिनाइयाँ सही, वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। आइए इन्हीं की ज़ुबानी सुन लेते हैं। तो मेरे साथ में बैठे हुए हैं प्रिंस काकरान, साथ ही साथ में सौंदर्या बैठी हुई है। दोनों ही सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं। प्रिंस काकरान अभी पोस्टेड है HPSC PGT हरियाणा में, और सौंदर्या पोस्टेड है KVS TGT जो कि मध्य प्रदेश में है। अभी शुरुआत में दोनों में से कोई भी शुरुआत कर सकता है भाई। तो पहले सौंदर्या से ही ले लेते हैं। सौंदर्या, पहले अपना परिचय दीजिए, इंट्रोडक्शन दीजिए और अपने बारे में बताइए। थैंक यू सो मच सर। पहले तो आई वुड लाइक टू से कि मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मोनू सर ने हम दोनों को अपॉर्चुनिटी दी यहाँ पे आके आप सभी के सामने हमारे एक्सपीरियंस को शेयर करने की। एंड हम जो है सर के काफ़ी पुरानी स्टूडेंट्स हैं। मैं आप सबको वैसे बताना चाहूँगी कि क्या ये भी कह सकते हैं कि पहले स्टूडेंट हैं। तो फर्स्ट बैच के स्टूडेंट जी बिल्कुल, हम सर के पहले स्टूडेंट हैं। तो सर को बहुत क्लोजली जानते हैं और सर को बहुत अच्छे से जानते हैं। सर ने हमारी हमेशा से बहुत ज़्यादा हर तरीके से हेल्प करी है, चाहे वो पर्सनली आप कह सकते हैं, पर्सनल लेवल पे और प्रोफेशनल लेवल पे, दोनों ही लेवल पे। तो सबसे पहले आई वुड लाइक टू से थैंक यू सो मच सर फॉर एवरीथिंग दैट यू डिड फॉर अस। एंड my name is Saundarya Sar. I was born and brought up from a small town in Madhya Pradesh, that is Ganj Basuda, comes under district Vidisha. And I have completed my schooling, high school, and my middle school from the same hometown, that is Ganj Basuda. And I have completed my graduation, post graduation, means my higher education from Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore. And I have qualified NET in 2021 in my very first attempt. And then my very first appearance in any kind of government exam, that is KVS, so that I have also cleared, fortunately, under the guidance of Monu sir. And that was all about me. And one more thing, my specialization is track and field. Okay, that's great. Now Prince, Hello what sir. about you? थैंक यू सर। तो बेसिकली अभी जितना भी यहाँ पे पहुँचे हैं तो मोहन सर के बदौलत रहा है। जितना भी रहा है, गाइडेंस हम साथ में ही थे, फिर मोहन सर आगे का गाइड करते रहे। तो अभी हम इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। माय नेम इज़ प्रिंस काकरान एंड आई born and brought up in Gurgaon, Haryana, and I also did my schooling from same city, which is Gurgaon, under the board of CBSE, and I completed my graduation and post-graduation from Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior. And after that, I also qualified for UGC NET in 2021 and also in 22. And after that, I also gave the exam of NVS, KVS, and our STAT. And I have mostly qualified in all of these exams. And right now, I'm currently posted at GSSS Khedki Dola as a PGT Physical Education lecturer. That's all. Thank you. So मैं कुछ सवाल पूछना चाहूँगा आपसे। जैसे कि सौंदर्या पे पहले हम बात कर रहे थे, तो सौंदर्या, सबसे पहली चीज़ तो ये बताओ कि फ़िज़िकल एजुकेशन, जो कि एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको 12th में सब ऐसे लेते हैं कि जैसे कि एक ऑप्शनल की तरह, या बस एग्ज़ाम में पास होना है, दैट्स इट। तो आपने ऐसे क्या सोचा कि ग्रेजुएशन जो है आपने फिजिकल एजुकेशन से करी, इसमें करियर बनाने की कैसे सोची है यार आपने? सर टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊँ तो व्हेन आई वाज इन क्लास 10th आई गॉट टू नो अबाउट देयर इज़ समथिंग लाइक फिजिकल एजुकेशन। मैंने हंसते हंसते जस्ट अपने एक टीचर से पूछा जो हमारे पीईटी थे उस समय, कि सर काश, मतलब आई वाज ऑलवेज इन टू स्पोर्ट्स। मैं पहले ताइक्वांडो खेलती थी, देन आफ्टर माई लिगामेंट इंजरी इन माई राइट नी आई हैव टू स्विच माई स्पोर्ट्स टू एथलेटिक्स थ्रोइंग इवेंट। सो
मैंने जो हमारे पीटी थे उनसे पूछा, सर काश, मजाक में, सर काश स्पोर्ट्स में भी पढ़ाई होती। तो ही वॉज लाइक, होती है, मैं वही तो किया हूँ, तभी तो तुम्हारे सामने हूँ। तो आई वॉज लाइक लिटरली सर। तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे होता है, व्हाट इज़ BPEd और BPS, आफ्टर 12th BPS एंड BPEd दोनों चलता है, एंड आफ्टर ग्रेजुएशन भी हमारा 2 ईयर का BPEd होता है, देन मास्टर्स। तो उन्होंने बताया ऐसा, तो आई वॉज लाइक वाओ, ये तो बहुत अच्छा ऑप्शन है कि अगर मैं मतलब लाइक आई वॉन्ट टू कंटिन्यू माई स्पोर्ट्स एंड आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट स्पोर्ट्स, सो आई वुड लाइक टू कंटिन्यू इन इट। सो मुझे क्लास 10th में इस चीज़ के बारे में पता चला, और देन हमारे एक टीचर ने हमको मुझे LNIP के बारे में बताया। तो आई वॉज लाइक ओके, दिस इज़ द इंस्टीट्यूट। हालांकि मैंने कभी देखा नहीं था कि कैसा दिखता है, कैसा क्या है, तो मैंने सोच के रखा था कि मुझे जाना है। तो 11th-12th में करा, थोड़ा मेहनत किया, देन कह सकते हैं थोड़ा सा लाइक एग्ज़ाम भी दिया मैंने LNIP का, बट मैं लाइक फिज़िकल जो एग्ज़ाम होता है ना, उसमें आउट ऑफ मतलब कुछ आप कह सकते हैं कि नॉलेज की, किसी अवेयरनेस की थोड़ी कमी थी। टू बी ऑनेस्ट, अवेयरनेस की थोड़ी कमी थी। मैंने जो भी किया खुद से किया, किसी ने मुझे गाइडेंस नहीं दिया, कोई कोच नहीं रहा मेरे अंडर में। आई वॉज लाइक सेल्फ किया जो भी किया। तो वहाँ पे ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस मैं अपना परफॉर्मेंस ठीक नहीं दे पाई, तो वही एट दी एंड की मेरा LNIP में फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ। देन मैंने फिर देवीला विश्वविद्यालय कॉलेज के बारे में सुना, तो मैंने सोचा कि लाइक ड्रॉप लेने से अच्छा है कि यहाँ पे चली जाती हूँ। तो मैं वहाँ गई, एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। इट्स अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी, देवीला विश्वविद्यालय इन मध्य प्रदेश, नंबर 1 स्टेट यूनिवर्सिटी है। और मैं जिस डिपार्टमेंट से पढ़ी हूँ डेट इज़ स्कूल ऑफ फिज़िकल एजुकेशन, जो कि उस समय जिसके हेड ऑफ डिपार्टमेंट पहले दीपक मेहता सर थे। वो सभी फैकल्टीज LNIP से ही पास आउट है। सो लाइक वहाँ से ही मैंने इसलिए अपना बैचलर्स और मास्टर्स कंटिन्यू रखा। सो लाइक तो ऐसा था कि एवरीथिंग वाज ब्लाइंड फोल्डेड, मुझे कुछ भी नहीं पता था। बस इतना पता था कि इस फील्ड में आगे जाना है, क्योंकि मुझे स्पोर्ट्स से, आपको पता ही है सर, हम स्पोर्ट्स पर्सन रहे हैं सबसे पहले, या इस फील्ड में तो बाद में आए हैं। तो स्पोर्ट्स पर्सन रहे हैं, इस वजह से इस फील्ड में कंटिन्यू रहना था। तो इस वजह से ब्लाइंड फोल्डेड, आँख में पट्टी बांध के बस चल दिए कि नहीं करना है, जो भी आएगा देखा जाएगा, जो भी सर्कमस्टेंस हो गए सब फेस कर लेंगे, जो भी देखा जाएगा, क्या बनते हैं हम। मुझे ये भी नहीं पता था कि एग्जैक्टली इससे आप PhD भी कर सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हो, नेट जैसा भी कोई एग्ज़ाम होता है। तो इट वाज कम्प्लीटली ब्लाइंड फोल्डेड थिंग, और मैं आ गई। और जो अच्छा मतलब यही कोशिश रही कि जो भी चीज़ है, प्रैक्टिकल नॉलेज है चाहे थ्योरी नॉलेज है, मेरा हमेशा से एक ही एम रहा है कि मुझे इस हर चीज़ सीखनी है। एवरीथिंग वी मस्ट नो अबाउट इट, मतलब एवरीथिंग, हर चीज़ आना चाहिए। फिज़िकल एजुकेशन इज़ नॉट ओनली अबाउट ग्राउंड स्टफ़ और थ्योरी स्टफ़, हमको ये दोनों चीज़ें बैलेंस करना पड़ता है और आना ही चाहिए। और दोनों में बेस्ट होना अगर आप हैं तो आप सबसे अच्छे फिज़िकल एजुकेशनिस्ट बन सकते हैं, और अपने से जुड़े आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी आप इंस्पायर कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। मतलब ये कई बार मेरे साथ भी हुआ था कि हमें पता ही नहीं था कि फ़िज़िकल एजुकेशन में आगे क्या होता है। तो बहुत बढ़िया एक ऑनेस्टली आपने बात बताई कि कैसे शुरुआत करी, किस तरीके से। अब मैं प्रिंस से पूछना चाहूँगा, प्रिंस आपने कैसे सोचा कि भाई इसमें ही मतलब फ्यूचर बनाना है, किस तरीके से? सर मेरी स्टार्टिंग में ये नहीं था कि मेरे को मतलब फिज़िकल एजुकेशन फील्ड में जाना है। तो बेसिकली हम बचपन से ही, मैं मोनू सर भी थे साथ में, जूडो सीखते थे हम। तो हम महेंद्र सर कोच के अंडर थे, तो हम उनकी लाइफ देखते थे। सर सुबह जाते हैं, 2 घंटे बच्चों को सिखाते हैं, घर चले जाते हैं या स्टेडियम में चले जाते हैं, फिर शाम को आते हैं, 2 घंटा सिखाते हैं, फिर अपने घर चले जाते हैं, और वही मतलब कंपटीशन वगैरह खिलाने हो गए। तो वो देख के मेरे को थोड़ा सूदिंग लगता था। मैं कहा कोच की लाइफ है बेस्ट। मैं कहा एक तो सरकारी हैं, ऊपर से कोच हैं, बच्चों को भी पीट दिया, सिखा दिया, तो वो सब चलता रहता था। मैं कहा कोच बनना है भाई। जूडो में अपने परफॉर्मेंस भी अच्छी रहती थी, नेशनल लेवल के प्लेयर रहे हम। और फिर ऐसे ही चलते चलते तो एक बार सर ने इनकरेज किया कि जाओ ब्लैक बेल्ट का टेस्ट दे के आओ। गुवाहाटी में था, मैं और मोनू सर गए थे। तो मोनू सर मतलब ये कुछ ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहते थे कि मतलब जाना है कहीं पे भी जाना है, चल लेना। ये स्टार्टिंग से, ये 10th क्लास की बात है। मैं 10th हुई थी, मैं 11th में, 2015 मोनू सर 12th क्रॉस हो गए थे, उस टाइम की बात है जस्ट। तो हम वहाँ पे गुवाहाटी में
हमारे अमित सर थे LNIP एलुमनाई, तो वो हमें मिले थे, वो भी ब्लैक बेल्ट का टेस्ट दे रहे थे। हमें नहीं पता था LNIP के बारे में, ना इन्हें पता था ना मुझे, किसी को नहीं पता था। तो वहाँ पे हम गए, जब हमने टेस्ट दिया तो मोनू सर सेम एज यूजुअल, हमारा वो एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट वाला थ्योरी है ना, तो एक्सट्रोवर्ट भैया, हम इंट्रोवर्ट, तो एक्सट्रोवर्ट ये सबसे बातचीत, घुलनशील पूरे एकदम हर जगह, जो भी नॉर्थ ईस्ट का हो चाहे साउथ का हो, सबसे बातचीत। तो फिर एक वो सर मिले अमित सर, उन्होंने बताया ऐसे ऐसे होता है, तुम्हें पता भी नहीं था क्या? मैं कहा सर हमें तो कुछ नहीं पता था। क्या गुड़गांव जैसी हाईटेक सिटी में रह रहे हो, तुम्हें किसी चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है? मैं कहा नहीं सर, हम तो बस गेम में रह गए। तब उन्होंने बताया था, और हम गुवाहाटी में थे उस टाइम। लकीली हमें उन्होंने बोला कि यहाँ से सोनापुर जाओ, फिर वहाँ से खानापारा से सोनापुर, हमारा वहाँ पे था LNIP का NERC नॉर्थ ईस्ट रीजन गुवाहाटी सेंटर। तो हमें ग्वालियर के बारे में भी नहीं पता था LNIP। तो वहाँ पे हम दोनों गए, और एक और था साथ में, वो तो खैर पास आउट हो रखा था। तो तब हमने देखा था, तब थोड़े सपने भी सजाए थे, यहाँ पे रनिंग करेंगे, बहुत बढ़िया ग्राउंड है, पहाड़ है, ये है वो है। तो मैं कहा ये कर देंगे, फलाना कर देंगे, ठिकाना। तो फिर वहाँ से हमारा पता चला कि फ़िज़िकल एजुकेशन भी कुछ होता है। फिर हमने LNIP के बारे में रिसर्च करी, कैसे क्या होता है, ये सब था सर। फिर उसके बाद तो उसके बाद तो यही है कि मैं LNIP में था ही, तो उसके बाद में 2 साल बढ़िया इसने मज़े करे, 10वीं 11वीं 12वीं लगभग, तो 10वीं पास हो गया था शायद ना। हाँ सर, मैं तो 11th में ही सर बोलने लग गया था इन्हें, ये मेरे को वीडियोस वगैरह सब दिखाते। तो वहीं से इसने तो सोच ही रखा था, 10वीं के बाद सोच ही रखा था, इसका क्लियर था सीधा LNIP जाना है, LNIP जाना है, एंट्रेंस देना, LNIP जाना है, एंट्रेंस देना। तो इसको सब पता था कि कैसे एंट्रेंस होता है, क्या क्या होता है, और ये पूछता भी रहता था, तो इसे सब कुछ पता था ऑलरेडी। यूँ कह ले कि थी इसके पास गाइडेंस मैटर करती है सर, गाइडेंस मैटर करती है। बिना, अब वही है ना, जब तक घोड़े के नाल नहीं बांधेंगे वो सीधा नहीं दौड़ेगा। बिल्कुल। तो उसका तो सिंपल था। तो आगे फिर इसने LNIP देखा है, तो LNIP में फिर पता ही चल गया, तो 10वीं से इसका क्लियर था, ये बात समझ में आ गई। चलो अब बात चलते हैं, अब एग्ज़ाम्स की तरफ चलते हैं। अब एडमिशन तो हो गया आप लोगों का कॉलेज में, अब एग्ज़ाम की तरफ चलते हैं कि एग्ज़ाम्स जो आपने दिए, तो लाइफ में कौन कौन से एग्ज़ाम आपने दिए, और कौन कौन से आपने फेलियर जो है लाइफ में देखे हैं, और कौन कौन से एग्ज़ाम्स आपने उसमें सफलता हासिल करी है, वो बताएं। सर सबसे पहला एग्ज़ाम तो जैसे प्रोफेशनल लाइफ की बात करूँ तो LNIP का बैचलर्स में दिया था, लेकिन समहाउ वो एक अंदर रह गया था मेरे कि नहीं, मेरे को जाना था, और मैं उसके लिए सेकेंड अटैम्प्ट देना चाह रही थी, और आई वॉज फुल्ली प्रिपेयर्ड। कि वो होता ना सर कि लाइफ में लाइक आपको मतलब 1 साल बर्बाद करने का आप सोचते हो, लेकिन क्या पता आपके उस 1 साल बचाने के चक्कर में आपकी लाइफ भी बर्बाद हो सकती है। तो मेरा बस ये कंसेप्ट था कि 1 साल डजेंट मैटर फॉर मी, मैं LNIP के लिए दोबारा एंट्रेंस दूंगी। बट सम हाउ घर में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बन गए कि आई हैव टू कंटिन्यू माई बैचलर्स फ्रॉम देयर। बट मेरे माइंड में था कि आई वॉन्ट टू गो टू LNIP फॉर माई मास्टर्स। तो मैंने तो पढ़ाई, अपना गेम, सब कुछ आप कह सकते कि तगड़ा कर रखा था कि कोई कसर नहीं छूटनी चाहिए। तो मैंने फिर अपना एग्ज़ाम दिया 2021 में, मेरा दूसरा एग्ज़ाम जो कि LNIP का ही था। तो उसमें मेरा मास्टर्स में एग्ज़ाम दिया जिस टाइम पे कोविड-19 हमारा चल रहा था और सेकेंड वेव चल रही थी, और उस टाइम पे LNIP ने लाइक सिर्फ थ्योरी एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था, सिर्फ थ्योरी एग्ज़ाम। देयर इज़ नो स्किल टेस्ट, देयर इज़ नो एनी फिजिकल टेस्ट, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ योर थ्योरी नॉलेज कंप्यूटर बेस्ड थ्रू CBT। उस टाइम पे शायद NTA ने एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज, NTA ने ही कंडक्ट कराया था, सेकंड टाइम था, NTA ने कंडक्ट करवाया था एग्ज़ाम, अगस्त में हुआ था। तो वो मैंने उसमें अपीयरेंस किया, और फॉर्चुनेटली मेरा वहाँ मतलब वो हो गया, सिलेक्शन तो हो गया था। I got rank 33 and exercise physiology in ग्वालियर, तीनों चीज़ें मिल गई। I was very like 9th cloud over the 9th cloud। बट हाँ, जब मैं गई, क्या कहते हैं, आपको पता है ना क्या बोलते हैं हम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे गई। सो देवर लाइक कि आपकी डिग्री हम अलाउ नहीं कर सकते। सो आई वॉज क्वाइट अनअवेयर ऑफ इट कि क्या है ये। तो मैं वहाँ पे बताया कि नहीं, कि जो लाइक टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स होता है ना, NTA जो NTC सॉरी नेशनल NCT
National Council Teacher ऑफ टीचर एजुकेशन, एनसीटी, NCT, सॉरी। तो एनसीटी का जो हमारा बोर्ड है, ये जो है अलाउ करता है सिर्फ आपके इन्हीं कोर्सेज को, जो टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज होते हैं। तो उसके अंडर में जो मैंने बैचलर्स किया है कि बीपीएस किया है, जो कि सबसे पुराना आपका कोर्स है फिजिकल एजुकेशन में, सबसे पुराना मैंने वो किया है। तो वो जो है समहाउ उसके अंडर में नहीं आता, तो इसलिए उन्होंने रिजेक्ट कर दिया मेरा एनरोलमेंट। तो आई वाज वेरी मच डिसअपॉइंटेड कि मतलब मैंने करी मेहनत, तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि लाइक दिन रात एक करने की कोशिश करी, मेहनत करी, तो मिल भी गया, लेकिन वो निवाला क्या वो कहते हैं छीन कि लिया। मुंह में डालने के बाद छीन लिया, तो कुछ इस टाइप का ही था। हाँ बट ठीक है, अब जो था एक्सेप्ट तो करना पड़ता। लेकिन मैंने ऐसा था कि अब फॉर्च्यून की बात है, किस्मत कभी भी कुछ भी पलट सकती है, मेहनत तो कर लो आप। तो मैंने अपने जिस कॉलेज में मैंने पढ़ाई करी थी, वहाँ भी मैंने एग्ज़ाम दिया था, तो वहाँ भी मेरा क्वालिफाई हो गया था, तो मैं वहाँ चली गई। सर वन मोर थी, मैंने DU का एग्ज़ाम भी दिया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी का। दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरी रैंक आई थी 18, ओवरऑल 18 रैंक आई थी। बट तब तक ऐसा था कि DU का भी LNIP क्लैश हो रहा था, क्लैश डॉक्यूमेंट हो रहा था वेरिफिकेशन के दिन ऐसा कुछ था सर कि हाँ। DU और LNIP के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ऐसा हुआ था कि मैंने फिर DU को ड्रॉप करके LNIP को चूज़ किया। ऐसा ही कुछ था। तो ये हुआ था कि मैंने DU को ड्रॉप कर दिया LNIP के लिए, देन LNIP ने मुझे ड्रॉप कर दिया। थोड़ा फनी इंसिडेंट हो गया था, ये समझ लीजिए किस्मत का खेल जो भी है। तो वही किस्मत ने वहीं पटक दिया जहाँ मैं पहले थी, DAVB में। तो ठीक है, वहाँ गई मैं। अब करना तो था ही मास्टर्स, एक्सेप्ट फिजियोलॉजी में करना था, बट चलो कोई दिक्कत नहीं, अपन ने पेडागोजी में कर लिया। वहाँ पे पेडागोजी सिर्फ एक ही सब्जेक्ट चलता है। तो वहाँ गई मैं, और फिर कुछ नहीं, अब एक फोकस था कि नेट का पेपर था। उस टाइम पे आप नेट का कोर्स भी चलाते थे, तो मैं पढ़ाई भी मेरी कंटिन्यू थी। हाँ, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि लाइक सर ने जब मास्टर्स की जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी, तब सर का सबसे पहला बैच था UGC नेट का। हाँ बिल्कुल, शुभम सर के साथ था। शुभम। हाँ, शुभम सर के साथ था। तो उसमें मैं एनरोल हुई थी। तो उसके थ्रू जो है मास्टर्स में सर ने अलग से कुछ बच्चे थे हम जिनको प्रिपरेशन कराई, तो उनमें से एक मैं भी थी और ये भी थे। और टीचिंग एप्टीट्यूड की तो हमारी वो कॉमन क्लास लगती थी ना UGC नेट वालों के साथ। तो वो अलग से उस टाइम मास्टर्स का एग्ज़ाम आया था, तो सर ने हमको नेट के साथ साथ ये भी पढ़ाया था। तो नेट की भी साथ में प्रिपरेशन चल रही थी, LNIP की भी प्रिपरेशन चल रही थी, एक साथ दो चीज़ें। तो नेट भी लकीली उस वजह से जो है पहले अटैम्प्ट में मेरा क्लियर हो गया। तो एक चीज़ मैं खुश हो गई थी कि चलिए कुछ तो आ गया हाथ में। देन उसके बाद कुछ नहीं, जैसे मास्टर्स ख़त्म होने वाला था 2023 में, तो मार्च में हमारा केंद्रीय विद्यालय का एग्ज़ाम आ गया। ये एग्ज़ाम के लिए भी अपीयर हुए, तो ये भी फॉर्चुनेटली भगवान की दया से और सर की हेल्प से हमारा मतलब क्लियर हो गया। तो KVS में भी करंटली मैं पोस्टेड हूँ, मध्य प्रदेश में ही, सिवनी डिस्ट्रिक्ट में। तो सही ये था मेरे एग्ज़ाम्स। प्रिंस, व्हाट अबाउट यू? आप भी अपने एग्जाम्स के बारे में बताओ, बाकी चीज़ों के बारे में। सर फेलियर इन द सेंस एक रहा है जिसमें मैं बोल सकता हूँ कि वो मैंने थोड़ा मजाक में लिया था। मेरा फर्स्ट एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फॉर जॉब के पर्पस से था। तो खैर उस टाइम थे भी हम फर्स्ट ईयर, मतलब मास्टर प्रीवियस में थे, तो इतना नहीं सोच रहे थे कि हाँ देना है, लगना है। तो वो दिया था हमने एग्ज़ाम, और उसमें बाद में पता चला कि मतलब नेगेटिव मार्क्स था, ये तो पता था नेगेटिव है, नेगेटिव मार्किंग, पर ये नहीं पता था कि हमें लैंग्वेज में 4 नंबर लाने 10 में से, मतलब और आ रखे थे कुछ 3.75 और 2.5। उसमें मैं मार्क्स चेक कर रहा हूँ, वो सब कुछ निकल गया, उसका स्कोर शीट आ गई, मैं चेक कर रहा हूँ सारे। तो इतने में एक मेरा दोस्त आता है, कहता है भाई पहले इंग्लिश और हिंदी के तो चेक कर ले। मैं पूरा पेपर चेक कर चुका। मैं क्यों? वो मैं पहले उसमें क्वालिफाई होना जरूरी है, तभी तो आगे हाँ। तो फिर तब जाके मैं कहा यार उसमें तो इतने आ रहे हैं, कह रहे नहीं है क्वालिफाई। तो हम तीनों रूममेट, मैं, ब्राउनसन और स्वीटी, हम तीनों मतलब शिवम तो हम तीनों मतलब उसमें रह गए थे। हमारा फर्स्ट टाइम था किसी एग्जाम में हमने मतलब दिया था, तीनों ही फेल हो गए। तीनों ही ब्राउन ना मेरे को पता ना ब्राउन को पता, और शिवम को पता था, और वो भी फेल पता, उसे पता होते हुए भी फेल हो और फिर उसके बाद मतलब स्टार्टिंग से मतलब माइंडसेट हमारा थोड़ा ऐसा रहा है। अब क्या बोल सकते हैं, एक स्पोर्ट्स पर्सन का माइंडसेट रहता ही है, या फिर कुछ भी लगा लो कि अगर करना है तो करना है, क्योंकि स्टार्टिंग से
हम पहनते थे कोई एक जूडोगा की ड्रेस आती थी या फिर ईगल की आती थी, बहुत पतली कपड़े की। मैं कहा नहीं यार, एक बढ़िया ड्रेस लेनी है, लारांसा अपनी वो वाली राणाज वाली, वो पहननी है। फिर उसके बाद ग्रीन हिल ये सब, तो वो भी पहनी। बट उसके बाद में फिर एक हमारा बोर्ड होता था जिसमें नेशनल लेवल प्लेयर रहते थे, जो मेडलिस्ट रहते थे, उनके नाम लिखे रहते थे। तो मैं कहा यार वहाँ नाम चढ़वाना है। तो वहाँ पे मेहनत कर करके स्कूल बंक करे हैं मैंने तो बहुत, वहाँ पे नाम चढ़वाया वो भी। फिर उसके बाद में LNIP का एंट्रेंस आया, BPED का। मोनू सर तो थे ही गाइडेंस के लिए, बट पीछे से वो एक नेगेटिव वाला सोर्स रहता है ना, समाज जिसे बोलते हैं। तो वो बोलते थे भाई तेरा बैकअप प्लान क्या है, B प्लान क्या, अगर यहाँ नहीं हुआ तो कहाँ जाएगा, क्या करेगा। तो मैं इतना आया नहीं दिमाग में, तो मैं यार नहीं होएगा मतलब क्या होता है। सर वो तो है, ये आता नहीं, अगर आप फुल्ली तो माइंडसेट फिर- है तो वो बैकअप भी नहीं हाँ, आता कुछ। तो फिर मैं उसमें भी कितने आए थे, 39th रैंक आई थी BPED में। तो उसमें भी वो, पर ये नहीं पता था कि क्या बोलते हैं ग्वालियर भी जा सकते हैं, क्योंकि हमने देखा ही गुवाहाटी था। तो मैं कहा गुवाहाटी पता है यार, वहीं जाएंगे, वहाँ पे मोनू सर भी हैं। तो फिर उसके बाद में मास्टर्स में मोनू सर चले गए ग्वालियर में। मोनू सर कह रहे ग्वालियर आ जाइए चुपचाप से, कोई इधर उधर मत भागे। मैं कहा ठीक है। प्रिपरेशन करी, 14th रैंक आई एक्सरसाइज फिजियोलॉजी। फिर उसके बाद में एक्सरसाइज फिजियोलॉजी भी मतलब इन लोगों ने ही दिलवाई, मेरा तो मन नहीं था बिल्कुल भी लेने का। कह रहा एक्सरसाइज फिजियोलॉजी लियो, बढ़िया है, सीखने को मिलेगा। मैं ठीक है सर ले लेंगे। फिर चुपचाप वहाँ आ गए। मोनू सर PhD में थे, इनकी गाइडेंस चलती रही। फिर बाद में फिर धीरे धीरे फिर एग्ज़ाम हमने देखे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्या होते हैं। ये मतलब ये तो चलो बच्चे लेवल के थे, एंट्रेंस लेवल थोड़ा बहुत ही रहता है। बट जब हम नेशनल लेवल पे गए, UGC नेट का दिया, वो भी देखा, वो भी फेस किया। हमने देखा कि कितनी जनता है, अनएम्प्लॉयड लगा लो या एम्प्लॉयड लगा लो, कि है कितने एग्ज़ाम दे रहे हैं। पर फिर उसके बाद में हमने देखा, हमें ये तो पता ही है कि UGC नेट में नेट 6% 6% वाले का नेट क्वालिफाई होता है, उसके बाद में 1% GRF क्वालिफाइड होता है। तब हमें पता चला कंपटीशन क्या होता है। फिर उसके बाद से हमने कहा नहीं भाई, जो जॉब है वो ऐसे ही नहीं है, बेगर्स कांट बी चूजर्स, ये हमें करना पड़ेगा भाई। ये 2-4 तो थाली में चाहिए, तभी हम डालेंगे निवाला मुंह में। तब फिर हमने KVS के लिए प्रिपरेशन करी, रात भर जाग के करी थी। उसमें हम टेस्ट सीरीज, PYQs, मोहन सर की गाइडेंस, नोट्स वगैरह सब एकदम यूँ लगा लो कि कॉलेज पूरा दिन का होता है। सुबह 6 बजे से लेके हमारा मैच प्रैक्टिस छूटती थी, जूडो हमारी 7 बजे तक या 7:30 ऐसे आते थे। फिर अपना नहा धो के खाना करके मतलब डिनर करके आते। उसके बाद में अपना या तो चाय बनाते, कॉफ़ी बनाते, थोड़ी देर की 2 घंटे की नींद लेके 10 बजे हम फिर स्टार्ट हो जाते थे पढ़ने के लिए, फिर 4 बजे तक। और वहाँ पे सर एक मोटिवेशन और रहता था अपने कॉलेज में, कि दूसरों की लाइट जली हुई दिखती थी। वो सबसे ज़्यादा डराता था। मैं कहा हाँ, मैं कहा यार वो पढ़ रहा है, सब पढ़ रहे हैं, तू क्यों सो रहा है, तू भी पढ़े। तो वो बहुत था अच्छा, मतलब यूँ लगा लो काइंड ऑफ पॉजिटिवली लेके चल सकते हैं इसे। तो फिर KVS का भी निकाला, उसमें भी 118 नंबर आए थे। और फिर उसके बाद में इंटरव्यू भी निकाला, फर्स्ट इंटरव्यू था मेरा लाइफ का। मैंने कोई प्राइवेट वगैरह स्कूल वगैरह में तो दिए ही नहीं थे, तो फर्स्ट वो दिया, फर्स्ट टाइम पहला, एक तो रोल नंबर पहला आ गया अपने पैनल में। और फिर वहाँ पे 45 मिनट जो उन्होंने खींचा, मगर चलो ठीक है, ये भी जो उसमें भी चलो सिलेक्शन हो गया। और सर वो सिलेक्शन भी क्या हुआ, सबकी लिस्ट आ गई थी सारे रीजन की, 23-24 रीजन की आ गई थी, 25 रीजन है ना KVS के। हमारा रीजन का इतना लेट निकाला, 2 दिन बाद देख रहा हूँ मैं कहा यार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं इसको बता रहा हूँ, मैं कहा यार सिलेक्शन नहीं हुआ, सिलेक्शन हो गया था इनका, नाम नहीं आया, नाम नहीं, सिलेक्शन हो गया था बट हाँ, ये वो मतलब सेलेक्टेड वो आ जाता है ना पहले ही। ये नहीं हाँ, पता चल रहा था कि कौन से रीजन में होगा, भाई नाम नहीं दिख रहा है, सारे रीजन चाट दिए। ज्वाइनिंग लेटर सबको मिल रहे थे, डेट फाइनल मतलब जैसे हमारा फाइनल डेट आई थी ना, लिस्ट आई थी, उसके 2 दिन में सबको मिल गए थे ज्वाइनिंग लेटर, इनको 3-4 दिन में मिला। फिर उसके बाद में मतलब ड्यूरिंग कॉलेज में ही मोहन सर PhD में थे, मैं मास्टर्स में, तब मोहन सर ने एक एग्जाम भी दिलवाया था स्टेट का, TGT PGT। तो मेरा मन नहीं था हरियाणा में बिल्कुल भी जॉब करने का। मैं कहा यार ये हरियाणा में तो बहुत बेकार सीन है, ऐसा है वैसा है। मैं वैसे ही मैं बेसिकली चरखी दादरी पातवास मेराना से बिलोंग करता हूँ, पर अभी टोन से लग नहीं रहा होगा कि मैं हरियाणा का हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग से गुड़गांव में रहा हूँ, घर पे जाता मतलब गांव जाता था, वहाँ हरियाणवी सीख के आता था। मम्मी पापा मारते, मतलब मम्मी मारती थी, हरियाणवी बोलना बंद करिए, क्या सीख क्या है। तो फिर वही अब टोन नॉर्मल होगी, नॉर्मल हिंदी। तो फिर उसके बाद में वो भी क्लियर हुआ। फिर उसके बाद में लकीली अपना फिर HPSC ने निकाल दिया एग्ज़ाम, HSSC का भी निकाला था, TGT, HPSC ने एग्ज़ाम निकाला। और किस्मत बोल सकते हैं, मेहनत तो रहती है यार, मेहनत सब करते हैं,
इस चीज़ में मैं ये बोल सकता हूँ कि थोड़ा किस्मत का भी रोल होता है, क्योंकि मेहनत सब भी करते हैं। तो किस्मत यहाँ पे ये रही कि हम मास्टर फाइनल में थे और अपीयरिंग ईयर वाले वो एग्ज़ाम दे सकते थे, तो ये भी रोल करता है। नहीं तो अगर मैं प्रीवियस में होता तो कहाँ से दे पाता। सही बात। और फिर उसके बाद में, पर सबसे पहली पोस्टिंग मेरी, मैंने KVS ज्वाइन किया था कर्नाटका में, गंगावती में, तो नाम भी भूल रहा हूँ तो वहाँ पे था पोस्टेड। फिर उसके बाद में हमारी HPSC की भी फिर ज्वाइनिंग आ गई थी, फिर मैं आ गया था वापस घर पे और फिर अपना ज्वाइन कर लिया। अभी बढ़िया चल रहा है सब कुछ। अभी आगे का भी देखते हैं, अभी भी तो घर पे ही हूँ। घर पे ही हैं हम, गुड़गांव में। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, अब मैं छोटे छोटे सवाल लूँगा ताकि हमारा इंटरव्यू बहुत लंबा ना चले, क्योंकि आप कितने घंटे पढ़ते थे और मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा प्रेफरेंस करते थे, कैसे पढ़ते थे, क्या स्ट्रेटेजी रहती थी आपकी? सर इन जनरल तो सबसे पहले कोई भी कंपेटिटिव एग्ज़ाम हो, कोई भी कंपेटिटिव, अभी थोड़ा नेटकॉम साइड में देखेंगे क्योंकि नेट जो है तो हमारा काफ़ी स्पेशल एग्ज़ाम है और लाइक काफ़ी लाइक उसका सिलेबस का थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, मतलब अपग्रेडेड होता है, काफ़ी कंसेप्चुअल, और अब तो बहुत ही अच्छा लेवल आने लग गया है। तो अगर हम TGT PGT के एग्ज़ाम्स देखें तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो हमारा खुद का फिज़िकल एजुकेशन सब्जेक्ट, कि इतना मतलब सब्जेक्ट, मतलब स्पेशली जो हमारा मेन सब्जेक्ट है, क्वेश्चन कुछ भी ऐसा नहीं आता जो हमने कभी कॉलेज में पढ़ा ही ना हो। सिलेबस कुछ भी आउट मतलब अलग नहीं होता है कि जो हमने कॉलेज में पढ़ा है, बैचलर्स में स्पेशली, मास्टर्स का भी नहीं, बैचलर्स का आप TGT देखें तो आपने बैचलर्स में जो भी 3 साल 4 साल में पढ़ा है तो वही पूरा जो है आपका सिलेबस होता है, वही आपसे पूछा जाता है, कुछ भी बाहर का नहीं पूछा जाता है। तो सबसे अच्छा एडवांटेज तो यही है कि अगर आप बैचलर्स में हैं तो आप अच्छे से पढ़ाई करिए, पढ़ाई के साथ पढ़ाई को ज़्यादा लिबरली ना लीजिए, क्योंकि अगर आप बैचलर से ही कंसेप्ट अपने क्लियर करके चलेंगे तो आपको मास्टर्स में भी इजी होगा, और आप अगर नेट अपीयर करना चाहते हैं तो UGC नेट में भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले तो अपना सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग रखिए बैचलर्स में। तो सर सबसे इम्पोर्टेंट तो यही मेरे माइंडसेट में रहा है कि बैचलर से पूरा अपने जितने भी सब्जेक्ट है सब में बिल्कुल कमांड रखनी है, चाहे वो अब मेरी बायोलॉजी फील्ड थी कॉलेज में, बट मैनेजमेंट भी आता था स्कूल में, बायोलॉजी फील्ड थी, PCB, फिज़िक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो ऐसा नहीं कि बायोमैकेनिक्स नहीं आएगी या फिर अपने को स्पोर्ट्स मैनेजमेंट नहीं बनेगा या फिर साइकोलॉजी नहीं बनेगा, ऐसा माइंडसेट बिल्कुल नहीं था। माइंडसेट बिल्कुल फ्री था कि जो सब्जेक्ट होगा सब पे कमांड बनानी है सर। देन उसके बाद अपना जो फर्स्ट पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर में आपका टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, इंग्लिश होता है, हिंदी होता है, कंप्यूटर होता है और जनरल नॉलेज होता है। तो इन सब का ऐसा है कि सर इसमें ज़्यादा टाइम दिया सबसे पहले, कि इन सब में ज़्यादा टाइम कंज्यूम किया, क्योंकि सर और रीजनिंग स्पेशली, तो ये क्योंकि सब्जेक्ट ऐसे सही अगर इनमें हमने कमांड कर ली, टाइम देते रहे तो आप ये बहुत स्कोरिंग होते हैं, क्योंकि अपनी फील्ड का अपने सब्जेक्ट तो कोई ना कोई कैसे भी स्कोर कर लेता है, लेकिन अगर आपके फर्स्ट पेपर में स्कोरिंग अच्छा मतलब कमांड अच्छी है तो फिर ऐसा है कि आपकी रैंकिंग अच्छी हो जाएगी, सिलेक्शन होने के चांसेस पूरे हैं। तो सर मतलब टाइमिंग जो है ज़्यादा मैंने दी हमेशा से फर्स्ट पेपर के लिए, जनरल पेपर के लिए, और उसमें ये भी पता चला कि कौन सा पोर्शन ज़्यादा वीक है, कौन सा पोर्शन अच्छा है, किसको कितना टाइम देना है। सर जैसे मैं जनरल नॉलेज पे जो है, रीजनिंग पे और इन दोनों पे थोड़ा ज़्यादा टाइम देती थी, क्योंकि जनरली ये सॉल्विंग वाली चीज़ें होती हैं रीजनिंग, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो प्रैक्टिस ज़्यादा करती थी। तो प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे तो वहाँ पे जाके, जैसे KVS में 20 नंबर का आया था, मतलब 20 क्वेश्चन, तो वहाँ पे जाके टाइम भी तो कंज्यूम होगा, तो इसलिए रीजनिंग पे थोड़ा ज़्यादा फोकस किया। और फिर हिंदी इंग्लिश पे भी सर मतलब कहने का मतलब ओवरऑल फर्स्ट पेपर पे बहुत ज़्यादा फोकस किया और सेकंड पेपर पे भी फोकस किया, लेकिन जब थोड़े टाइम के बाद ऐसा तो था। कितने घंटे मतलब आपने दिए जी कि पर्टिकुलरली ये होगा कि पेपर 1 को मैं इतना घंटा पढ़ूंगी और पेपर 2 को इतना घंटा पढ़ूंगी, ऐसा कुछ था? सर मेरा डिवाइड ऐसा था कि मेरा मॉर्निंग और इवनिंग का सेशन चलता था। तो मॉर्निंग के सेशन में मैं अपने सारे सब्जेक्ट को देती थी, जैसे मैं फर्स्ट पेपर को देती थी कि लाइक 1 घंटा दे दिया मैंने रीजनिंग को, 1 घंटा हिंदी, 1 घंटा इंग्लिश, और सेम कंप्यूटर के साथ 1-1 घंटा सबको देती थी। और इसके मतलब थ्योरी के साथ पढ़ने के साथ साथ मैं MCQs भी सॉल्व करती थी साथ में। जो टॉपिक हो गया सर, जैसे अपना कंप्यूटर में हो गया, सपोज जैसे हमारा MS ऑफिस हो गया, तो वो पढ़ लिया और देन उसके बाद उसके MCQ सॉल्व कर लिए।
तो सर उससे ये दिमाग में रहता था कि जो हमने पढ़ा है वो आ भी रहा है कि नहीं, क्वेश्चन आ गया तो हम कर तो लेंगे अटेम्प्ट, तो जो पढ़ा है उसके MCQs भी तुरंत लगाना। और सर शाम का जो टाइम था जैसे कि 4 बजे से अपना सेकंड पेपर मतलब फिजिकल एजुकेशन शुरू हो जाता था, तो उसमें भी टॉपिक वाइज पहले एक टॉपिक कंप्लीट कर लिए, देन उसके बाद उसके MCQ लगाए, और अगर कोई MCQ नहीं बन रहे हैं तो उस टॉपिक को दोबारा रिवाइज करा, तो ऐसा किया। एग्जैक्टली। हाँ भाई प्रिंस, अब बताओ अपने बारे में कि आपने कितने कितने घंटे पेपर 1 को दिए और कितने पेपर 2 को दिए, और कैसे पढ़ाई करते थे, किस तरीके से स्ट्रेटजी रहती थी आपकी? सर पेपर 1 को ज़्यादा टाइम नहीं दिया मैंने, मतलब इन द सेंस ऑफ मैंने सॉल्विंग में ज़्यादा टाइम नहीं दिया, मैंने वीडियोस वगैरह ज़्यादा देखी है। अच्छा। हाँ, जैसे लैंग्वेज का हो गया, हिंदी इंग्लिश ग्रामर वगैरह ये सब देखा है। और रीजनिंग में तो वही है, जब तक सॉल्व करते रहोगे तब तक आता रहेगा, मैथ्स भी ऐसा ही है, तो वो सब चलता रहता था। मतलब अगर मैं फिजिकल का जितना इक्वली डिवाइडेड था, ज़्यादा कुछ नहीं था। फिजिकल के पेपर लगा रहा हूँ, चाहे बायोमैकेनिक्स का लगा रहा हूँ, चाहे एक्सरसाइज एनाटॉमी जो भी लगा रहा हूँ, फिर बाद में लगाने के बाद फिर अपने पेपर 1 पे चला जाता था। तो बस यही था। बाकी आपकी गाइडेंस थी कि आज ये बुक चाटनी है, आज वो करना है तेरे को, इसके PYQ लगा ले। मोहन सर बराबर हमारा ग्रुप था एक, तो उसमें भेजते रहते थे, तो वो सब चलता रहता था। और ज़्यादा कुछ गाइडेंस नहीं थी, मैं इतना ऑर्गेनाइज नहीं था जितना सौंदर्या है। मेरे को जो मिल जाता था मैं कर लेता था। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि लोग बाग बहुत मजाक उड़ाते हैं, जैसे फिज़िकल एजुकेशन, क्या PTI बनोगे, क्या CT बजाओगे, क्या अच्छा तू PTI बनेगी फिर CT बजाएगी, अच्छा बच्चों को अंदर करेगी फिर डिसिप्लिन मेंटेन करेगी स्कूल का, मतलब एक तरीके से इतना मजाक बनाते हैं फिज़िकल एजुकेशन का। तो जब आपने इस कोर्स को चूज़ करने की बात करी तो ऐसे भी लोग होंगे, जाहिर सी बात है, जो मतलब डायरेक्टली आपके खिलाफ होंगे या मजाक उड़ाते होंगे, तो आपने उन लोगों को कैसे फेस किया? और नौकरी जब आपकी नहीं लगी, तो बहुत समय ऐसा होता है कि नौकरी नहीं लगती है तो बहुत बुरी स्थिति हो जाती है कि नौकरी नहीं लग रही है, क्योंकि तैयारी करते करते अब सबको ये लगता है, इस दुनिया में जितने भी है ना, जो तैयारी कर रहा है उसको पता है कि तैयारी कितनी मेहनत से हो रही है, लेकिन बाकी लोगों को सबको ये लगता है कि ये तो कुछ नहीं है, क्योंकि स्कूल से निकलने के बाद उनको लगता है अब तो नौकरी लगी जाएगी, तो स्कूल से निकलने के बाद वो ग्रेजुएशन करेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा, उसके बाद में कहीं जाके तैयारी स्टार्ट होती है, जबकि सबको लगता है कि अब तो हो चुके हैं 5 साल हो गए इसको तैयारी करते हुए, जबकि वो कॉलेज में है और अटैम्प्ट देगा, उसके बाद में एग्ज़ाम आती है, तो एग्ज़ाम की डेट आती है, उसके 1 साल बाद एग्ज़ाम कहीं जाके होता है, फिर उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते होते, इंटरव्यू होते होते, और बहुत लंबा समय 1.5 से 2 साल की तो प्रक्रिया एग्ज़ाम की है। उसके बाद में जब आपका सिलेक्शन हो गया, फिर उसके बाद में पोस्टिंग की प्रक्रिया, उसके बाद में फिर दोबारा से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना, और फिर जाके ज्वाइनिंग होना, तो लगभग 1.5 से 2 साल का समय लग जाता है। कहीं बहुत ज़्यादा फास्ट प्रक्रिया होगी तो उन पेरेंट्स को मैं यही मैसेज भी देना चाहूँगा कि जो लोग अपने बच्चों से जल्दी की उम्मीद रखते हैं, तो आप कभी भी देखो, आम का पेड़ लगाया आपने अगर मान लो, तो 2 दिन में फसल की उम्मीद मत रखो, तो इससे बढ़िया तो फिर प्याज व्याज लगा लो, 1-आध महीने में मिल जाएगा। तो बढ़िया अगर कुछ चाहते हो, बड़ा चाहते हो, तो जिसे बोलते हैं ना किंग ऑफ ट्रीज़, या यूँ कह लीजिए कि पौधों का राजा जिसे बोला जाता है, जैतून को पकने में और बनने में बहुत सालों का समय लगता है, जबकि प्याज का पौधा कुछ हफ्तों में ही बन के तैयार हो जाता है। तो आप ये देखो कि आपको अपने बच्चे को बनाना क्या है, एक प्याज का पौधा बनाना है या जैतून बनाना है, तो वो लगता है समय। तो आप ये बताओ कि अब एग्ज़ाम के दौरान आपने जो तैयारी शुरू करी, उसमें दूसरों को क्या रिएक्शंस थे, और जब आपने फ़िज़िकल एजुकेशन चूज़ किया तो फैमिली का क्या रिएक्शन था, और कैसे आपने फेस किया? सर जब मैंने बताया, एक्चुअली मैंने मतलब बायोलॉजी लिया था स्ट्रीम 11th में, तो सबको उम्मीद ये थी कि ये डॉक्टर बनेगी। अब सर घर में मतलब मैं सबसे बड़ी हूँ सारे बच्चों में, सारे ही बच्चों में, पूरे ख़ानदान में सबसे बड़ी हूँ। सर सबको इतनी उम्मीद होती है कि लाइक ये कुछ अच्छा करे। अब मेरे घर में मेरे एक चाचा हैं, तो दिल्ली में हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों डॉक्टर हैं, सफदरजंग एनक्लेव में रहते हैं, काफ़ी अच्छी लाइफ है उनकी, काफ़ी अच्छा घर है, मतलब बहुत अच्छी लाइफ है, सब बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। तो उनका वो भी यही सबका यही उम्मीद रहती है कि अब BC भी लिया है तो डॉक्टर ही बनेगी। सर बट टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊं तो सर इंटरेस्ट की वजह से लिया था मैंने PCB, क्योंकि बायोलॉजी पढ़ना मुझे बहुत पसंद था, साइंस स्ट्रीम मुझे बहुत पसंद थी, पर्सनल इंटरेस्ट बहुत अच्छा था। ऐसा लगता था कि किसी भी फील्ड में अगर ये चीज़ होगी मैं उसमें अच्छा कर लूँगी, मुझे दिक्कत नहीं जाएगी।
बट ऐसा था कि सिर्फ स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट था, तो मैंने फिजिकल एजुकेशन चूज़ कर लिया। 11th-12th में चूज़ करा था सब्जेक्ट, उसमें देखा कि एक्सरसाइज फिजियोलॉजी भी है, स्पोर्ट्स इंजरीज भी है, काफ़ी कुछ है, बहुत इंटरेस्ट आया। तो दिमाग बिल्कुल क्लियर था कि कोई भी मेरे को हिला नहीं सकता मेरी इस चीज़ से, चाहे वो मेरे पेरेंट्स से क्यों ना हो। तो मैं ज़िद्दी मिजाज की बिल्कुल नहीं हूँ, बट लाइफ में पहली बार ज़िद्द किया मैंने मम्मी पापा को इस चीज़ को लेके कि मेरे को करना है तो यही, आप कुछ भी कर लो, मैं कहीं और नहीं जाऊंगी। सर घर में इतना बड़ा फैमिली, मेरा नानी नाना का, नानी का और दादी का घर, सबका बिल्कुल इतना ओपिनियन कि तुम क्या कर रही हो, क्या कर रही हो, इससे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। स्पोर्ट्स में बहुत पॉलिटिक्स चलता है, तुम लड़की हो, फंस जाओगी, कैसे हम करेंगे, हम इतना नहीं तुम्हें सपोर्ट कर सकते। बट एट दी एंड सर, क्योंकि मेरी ज़िद थी तो मेरे पेरेंट्स ने ही मेरी मानी। इसको मन है करने दो, इसका मन है, बच्चे का इंटरेस्ट उसको करने दो। तो मम्मी पापा का सर, जो सब बच्चे को सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि कोई दुनिया जहाँ मना करता रहे, पेरेंट्स रहें, तो पेरेंट्स का सपोर्ट है तो बच्चा कुछ भी कर लेता है। तो मेरे साथ वही है सर। आई एम वेरी ब्लेस्ड टू हैव सच पेरेंट्स इन माई लाइफ। मेरे माता पिता बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने मेरे को सपोर्ट किया कि तुमको जो करना कर लो। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं करी कि ये रिटर्न में हमें क्या देगी, कभी ये नहीं कि समाज क्या सोचेगी, इसको मन है तो वो कर रही है। तो उन्होंने मेरे को करने दिया, और इस चीज़ ने मेरे को इतना हाईली मोटिवेटेड करके रखा कि बिकॉज मेरी मम्मी पापा दुनिया से लड़के सर सब बोलते थे, आस पड़ोस के लोग सब, करेगी क्या, इस चीज़ से कर क्या रही है। मेरे पेरेंट्स को पता भी नहीं था कि इस कोर्स का नाम क्या है। अब स्पोर्ट्स में डिग्री कर रही है, इतना बोलते थे। अच्छा पीटीआई बनेगी, पीईटी देखते हैं क्या बनेगी, लेकिन करना उसको अच्छा लग रहा है, सब यही बोलते थे आस पड़ोस के लोग। क्योंकि सब बच्चे आस पास जितने थे मेरे से पढ़ने में बहुत अच्छे थे, कोई कहीं था कोई कहीं था, बट जॉब सबसे पहले मिली लगी। क्या बात है, क्या आज के टाइम पे तो सबको, मतलब मम्मी पापा को भी थोड़ा सा फेस करना पड़, लेकिन कभी उन्होंने बताया नहीं कि लोग ऐसा सब बोलते, तुमको क्या मिलेगा ऐसे, कभी भी नहीं, इस डिग्री से क्या मिलेगा, कभी भी उन्होंने ऐसा रियलाइज़ ही नहीं करने दिया। तो इस चीज़ ने मेरे को सब मोटिवेट करके रखा कि आई वांट टू मेक माई पेरेंट्स प्राउड एट एवरी कंडीशन। सब मैं बहुत झूठ नहीं बोलूँगी कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा हाईली डिसिप्लिन इंसान थी अपने कॉलेज लाइफ में, बहुत ज़्यादा। तो आप मेरे किसी भी, अगर मतलब कोई भी मेरे फ्रेंड से कोई भी पूछे तो कोई भी इस चीज़ को झुठला नहीं सकता कि मैं कितनी ज़्यादा डिसिप्लिन थी, और इस फील्ड से मेरे को कितना ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा लगाव कह सकते हो। तो अब उनका क्या नज़रिया रहता है, जो बाकी आपको बोलते थे कि क्या करेगी, कुछ नहीं होगा इस फील्ड में, जो पड़ोसी थे या फिर और भी कोई थे? सर कुछ नहीं, सब बोलते हैं लाइक कि एग्जाम्पल देते हैं एग्जाम्पल देते सर, और क्या। अब मतलब एग्जाम्पल ही देते हैं कि मतलब देखो ये बाहर गई, इसने टाइम वेस्ट नहीं किया, भटकी नहीं, पेरेंट्स को परेशान नहीं किया, और टाइम पे जॉब भी लग गई। अभी कॉलेज खत्म हुआ, अभी जॉब लग गई। क्या बात, ये वाला सीन था सर। तो मैं ये अक्सर कहता हूँ कि निंदा करने वालों से डर के कभी अपने फैसले को मत बदलो, क्योंकि जब आप सेलेक्ट होते हो या कामयाब होते हो ना, तो निंदा करने वाले अपना फैसला बदल देते हैं, और वो आपको फिर कहेंगे कि एग्जाम्पल देंगे फिर वो आपको। तो ये बहुत एक प्राउड की बात है जो आपने कही है। अब सेम ही चीज़ आपसे भी पूछना चाहूँगा कि तैयारी के दौरान किस तरीके की समस्याएं आई, और सब लोग तो समाज तो क्या कहता है, किस तरीके की बातें करता है, पेरेंट्स को क्या चीज़ें फेस करनी पड़ी जब आप मतलब इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, तो इसके बारे में बताएं थोड़ा। मेरा तो मतलब कॉलेज लाइफ सेकंड ईयर में ही कॉलेज छूटने वाला था, और पिताजी एक्सपायर हो गए थे। तब उस टाइम पे मतलब जो एक दीवार होती है वो माँ थी, कोई नहीं, आराम से। इट्स ऑल राइट। हाँ, तब मम्मी ने सपोर्ट किया था। स्टार्टिंग से ही मेरी मम्मी करती थी कि मेरी मम्मी भी हॉकी प्लेयर थी, और उनका भी मतलब काइंड ऑफ सपना डिस्ट्रॉय हुआ था, तो वो समझती थी कि ये जा रहा है, इसे जाने दो, कर रहा है, करेगा। सब लोग मतलब स्टार्टिंग में मतलब बचपन से ही मैं सबके लिए एग्जांपल था अपनी पूरी फैमिली में कि देख बाहर जाता है। मैं गुवाहाटी में भी नेशनल खेल के आया, मेरा पहला नेशनल भी गुवाहाटी था। मेरा लक ही बहुत एक मतलब फंस जाता है कि गुवाहाटी में नेशनल हुआ, ब्लैक बेल्ट भी वहीं, फिर बाद में कॉलेज भी वहीं। तो वहाँ पे जब खेल के आया तब दादा दी विदेश में गया, छोरा जीत के आया है, तो मतलब एग्जाम्पल था। फिर स्कॉलरशिप भी मिलती थी अच्छी, हरियाणा तो है ही अपनी बहुत अच्छी स्कॉलरशिप के मामले में, तब एग्जाम्पल देते थे खेल में अच्छा है।
पढ़ाई में इतना नहीं था, एवरेज था। फिर उसके बाद में जब पापा एक्सपायर हुए तब बहुत ज़्यादा सवाल उठे कि मम्मी तो खैर स्टार्टिंग से अर्न करती थी तब, कि अब क्या करेगी तू, मतलब मेरी मम्मी को बोलते थे जो उनके भाई हैं, बहन हैं बड़ी बड़ी, तो अब इन छोरों को लगा दे काम पे, वो रखे हैं बड़े। तो फिर उसके बाद में मम्मी ने कहा था नहीं ग्रेजुएशन तो ज़रूरी है, करने दो ये वो। तब उस टाइम पे मतलब कुछ कुछ होते हैं ना बोलने वाले कि चलो हम हेल्प कर देंगे, पर आगे नहीं आते थे हेल्प जब टाइम आता था। तब उस टाइम पे मतलब मम्मी ने क्या जैसे तैसे करके अर्न करा। मम्मी ने अपना बुटीक खोल रखा था, ब्यूटी पार्लर भी था उसी में। तब फिर अर्न करके फीस जुटती थी मेरी, फिर तब जाके लकीली लॉकडाउन लग गया तो फीस हमारी वैसे ही 7-8 हज़ार हो गई थी और घर पे आ गए थे। तो 4th ईयर मेरा 1 साल, मतलब 1 साल थोड़ा स्ट्रगल था, बट 1 साल हमारा ठीक ठाक गुजर गया था। फिर उसके बाद में मास्टर्स करने की बारी आई, तब फिर पंगे, फिर मतलब फेलियर, और जो भी कह सकते हो कि वो फाइनेंशियल रहे थोड़े थोड़े, बट ये सब एक तरीके से मोटिवेशन का काम किया इन सब ने। मोनू सर भी मतलब उन्होंने तो पूरा देखा है, और जैसा वो उनका भी है वो भी मैंने देखा है, तो एक दूसरे में सपोर्ट करते रहते। वो बहुत आगे फिर बाद में उन्होंने भी सपोर्ट किया था, मतलब हर चीज़ को लेके। फिर मैं कहा यार इतने जने लगे हुए हैं पीछे तो कुछ ना कुछ तो करना है। फिर जॉब निकल गई, तो जॉब निकलने के बाद भी बंदों ने बोला कि भाई पैसे दे के लगाओ तो वो मैं कहा चल ठीक है, पैसे दे के लगाए, वो छोड़ी, दूसरी पकड़ी। मतलब दूसरी पकड़ने के बीच में बहुत ज़्यादा गैप आ गया था। एक्चुअली उसकी जॉइनिंग की डेट आ गई थी, फिर उसके बाद में जैसे ही जॉइनिंग की डेट आई और अगले दिन ही आचार संहिता लग गई थी और इलेक्शंस थे, तो हमें कम से कम 3 महीने रुकना पड़ा था। तो 3 महीने भी बहुत सुनी है मैंने बातें, मतलब मम्मी को सुनाते थे, कहते थे कि ये तो मतलब पैसे दे के लगा होगा, अब कैसे लग जाएगी, पकड़ा गया होगा इसलिए छूट गई, ऐसी बातें भी सुनने को मिली। तो मैं कहा यार ये तो क्या सोच रहे हैं, तो मेरी लगेगी नहीं लगेगी काइंड ऑफ छोटा सा तो थोड़ा बहुत डिप्रेशन हो जाता है, तो वो भी हो गया था। तो फिर जॉब जब लगी तब मोनू सर ही खुद ही लेके आए थे पार्टी कराना, चल बे तू चल अब तेरे पार्टी कराते हैं तब बहुत हो गया। फिर तब जाके थोड़ा ठीक हुआ था। मतलब ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं भाई, तो टूट जाओ पर रुको मत। क्या बात, क्या और बात। कुछ मैं एक और चीज़ बताता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो हायर एजुकेशन के लिए जाने में मतलब थोड़ा सा फैमिली को लेके या सपोर्ट नहीं मिल रहा, उसके लिए आप सोचते होंगे कि बस बीपीएड कर ली, और अगर आपका सपना है असिस्टेंट प्रोफेसर का या आगे जाके, तो आप फिर अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखो, उसके लिए कहीं से भी करके जुटाओ, कुछ भी करके। जैसे कि प्रिंस को खुद ये चीज़ याद होगी कि प्रिंस बिल्कुल भी मतलब रेडी नहीं था मास्टर डिग्री के लिए, मतलब यूँ लगा लो इसको कोई मास्टर डिग्री के लिए कहता था तो ये सीधा अरे नहीं मैं एमपीएड नहीं करूँगा, बस इसके मुंह पे एक ही जुबान पे रटी हुई थी चीज़, मैं एमपीएड करूँगा ही नहीं, मेरे को चाहिए नौकरी करूँगा बढ़िया मौज लूँगा। लेकिन एक दिन घर पे बुलाया था, एक दिन जिम करते रहते थे हाँ। हम साथ में, मोनू सर ने जिम खोल रखा था अपने घर में ही। तब तब बोलते थे, कहता है समय सब ठीक कर देगा, तू बस रुक मत। तो समय है ना, सब समय जो है सब कुछ हील कर देता है, हर चीज़ जो है हील कर देता है समय के साथ में चलते रहो, आगे बढ़ते रहो। हमारे साथ में भी बहुत बुरी परिस्थितियाँ आई हैं, वो मैं अपने इंटरव्यू में बताऊंगा कभी किसी समय पे। लेकिन आपको रुकना नहीं है, क्योंकि आज नहीं तो कल समय तो बदल जाना है। जो चीज़ है कि जो वक्त है वो गुजर जाएगा, वही एक सबसे बड़ी बात है। अच्छा भी वक्त है वो भी गुजर जाएगा, बुरा वक्त है वो भी गुजर जाएगा, तो जो वक्त है वो गुजर जाएगा। तो फिर एमपीएड करी, और उसके बाद में अभी देखो पीजीटी है, नहीं तो पीजीटी कहाँ होता, अगर एमपीएड नहीं करता तो पीजीटी नहीं होता। तो ये चीज़ है, आपको जो चीज़ मिलनी है ना उसके लिए आप बस अपने देखते रहो और आगे बढ़ते रहो। और अभी भी आगे रुकी नहीं है चीज़ें, अभी भी बहुत कुछ करना है लाइफ में। मेरी उम्मीद रहेगी आप लोगों से कि आप आगे और भी जाके जाएं, और लोगों का मजाक भी आपने सह लिया, सब कुछ भी देख लिया, अब लाइफ सेट है आप लोगों की। अब ये बता दो फटाफट से कि आगे की क्या प्लानिंग है, किस तरीके से आगे फ्यूचर एग्ज़ाम्स के लिए
क्या सोचा है कि आगे क्या करना है? कुछ बड़ा करना है, स्कूल खोलना है, कॉलेज खोलना है, यूनिवर्सिटी खोलना है, वाइस चांसलर बनना है, क्या करना है आगे जरूर जाके? फंडिंग मिलेगी तो जरूर करेंगे सर। सर नेट का एग्ज़ाम दे ही लिया था, तो दे ही लिया है और हो भी गया है, तो कहीं ना कहीं दिमाग में हमेशा जो कि हम जब से नेट क्वालिफाई करने की बात करते हैं पीएचडी करना, तो कहीं वो चीज़ में थोड़ा सा अभी ब्रेक सा लग गया है। चाह रहे थे कि साथ में ही कंटिन्यू हो जाती, तो सबसे पहले तो पीएचडी करना है, डॉक्टर लगाना है नाम के आगे, और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने वाली है जल्द ही, तो कोशिश वही रहेगी कि क्लियर हो जाए, क्योंकि इतना पढ़ा है। और हम भी ये चाहेंगे कि लाइक अपने ही जैसे जैसे हम आज हमें किसी टीचर ने बनाया है कि हम यहाँ पे आज आपके सामने बैठे हैं और लोगों को अपनी चीज़ें बता पा रहे हैं, तो वैसे ही हम भी यही चाहेंगे कि असिस्टेंट प्रोफेसर बने, और ऐसे ही कई बच्चे जो कि इस फील्ड में आना चाहते हैं उनको प्रॉपर गाइडेंस दें, एक बच्चे बड़े प्लेटफॉर्म पे बैठ के असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब करके और नॉलेज इम्पार्ट करे, अपना भी नॉलेज बूस्ट करे, और सबसे इम्पोर्टेंट कि हमारी फील्ड फिजिकल एजुकेशन को कुछ कंट्रीब्यूट करें। डेफिनेटली बहुत अच्छे सपने कुछ हैं। कंट्रीब्यूट करे कि तब जाके लगेगा कि हाँ, अगर आपने इस फील्ड से लगाव किया है, इसको अपनाया है, तो आपको उतना ही काफ़ी नहीं है, कुछ देना भी ज़रूरी है। बिल्कुल, क्योंकि आप जितना देते हैं, चाहे किसी भी मामले में, आप अगर प्रकृति हमें कितना देती है, देखो प्रकृति से हमें सीखना चाहिए। पेड़ है, कभी एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप उनके पानी भी डालोगे उनको, लेकिन फिर भी वो आपको सांस जो आप ले रहे हैं वो ऑक्सीजन देती है, छाया देती है, फिर उसके बाद में रहने के लिए आप बना लेते हैं सब कुछ। उसके अलावा आपके पास में फल फूल एवरीथिंग बिना एक्सपेक्टेड, ठीक है। तो आप बिना एक्सपेक्टेशन के जीवन में आप जब दूसरों के लिए कुछ कुछ करते रहोगे, ये मेरा मानना है, आपको इतना मिलेगा कि आप मतलब उसे बटोर नहीं पाओगे। ये जीवन में सच्चाई है जो मैंने महसूस करी है। सो अब प्रिंस, आपके क्या सपने हैं, आप क्या करना चाहते हैं और आगे? सर मतलब मैं थोड़ा सा क्लैरिटी लाना चाहता हूँ अपनी फील्ड को लेके लोगों के बीच में, दिमाग में, कि हम बस के ड्राइवर है, कंडक्टर नहीं है। क्या बात है। मतलब कि हम क्लास को जो भी है, हम क्लास लेना भी जानते हैं, ग्राउंड में भी और अपने क्या बोलते हैं क्लासरूम में भी, क्योंकि हमारा थ्योरी भी है और ग्राउंड वर्क भी है। हम सिर्फ सीटी बजाने के लिए नहीं है। क्या बात है। लोग बाग यही समझते हैं ना कि भाई गले में सीटी टांग ले, बच्चों को क्लास के अंदर कर। मेरे से अभी भी एक्सपेक्ट यही करते हैं, नाम की पीजीटी पोस्ट है, यही बोलते हैं चौकीदार की तरह बीच में ग्राउंड में खड़ा रहे, कोई बाहर नहीं दिखना चाहिए। मैं चल ठीक है, लेक्चर भी लेते हैं, क्लास का इंचार्ज भी हूँ, रजिस्टर भी मेंटेन करता हूँ, अपार आइडिया भी बना रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, मतलब देख लो डिसिप्लिन में एक्सपेक्ट किया जाता है। वही है थोड़ा मेरे को, अब कैसे भी करके जो भी है माइंडसेट लोगों का, मतलब पहले तो अपना ही, वही है घर में खोट ना हो, पहले अपने बंदों को ही उनका ही व्यू क्लियर करना है कि फिजिकल एजुकेशन क्या चीज़ है, उस चीज़ को जानो। और ये सिर्फ ग्राउंड लेवल पे नहीं है, क्लासरूम में भी होती है। तो और आगे तो यही प्लानिंग है कि अभी जो एग्ज़ाम आ रखे सौंदर्या मैम ने बोला है जैसा सेम। तो बहुत अच्छे दोनों ने सपने भी देख रखे हैं, सारी चीज़ें सोच रखी हैं। फिज़िकल एजुकेशन को लेके मैं एक बात कहना चाहूँगा, बहुत लोग फिज़िकल एजुकेशन को बहुत हल्के में लेते हैं कि बस ये तो सीटी बजाएगा, ये वो करियर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और मतलब उसको सोचते हैं कि यही चौकीदार है, यही कुछ करेगा, चाहे आप पीजीटी पोस्ट पे ही क्यों ना हो। आपसे एक्सपेक्टेशन यही रहेगी कि ये लंच में गेट के अंदर कर देगा बच्चों को, और क्लासरूम से कोई बाहर ना निकले, कोई गेस्ट आया है तो सारा डिसिप्लिन भी संभाल लेगा, पढ़ाने का कोई काम नहीं है, तुम्हारा तो सिलेबस ऐसे ही कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं, उन लोगों को मैं एक चीज़ सीधा कहना चाहूँगा, जितने भी हिंदी, इंग्लिश, मैथ, गणित जितने भी सब्जेक्ट के हैं, सारे सब्जेक्टों की बात करता हूँ। HPSC ने अभी कंडक्ट कराए थे, एग्ज़ाम दे के सेलेक्ट हुए हैं अभी के जो कैंडिडेट हैं। तो जो आने वाली जनरेशन जो आ रही है ना, ये बहुत ज़बरदस्त जनरेशन आ रही है। ये वो जनरेशन नहीं है कि अभी मैं दूसरे सब्जेक्ट को देख लो उठा के, कोई से भी स्कूल में ऐसे भी टीचर है जो 89 डेज़ के एक उसमें लगे हुए थे और अब परमानेंट कर दिया उनको गवर्नमेंट ने। तो वैसे नहीं है, यहाँ पर सब बहुत एजुकेटेड है, BPEd MPEd बहुत, मतलब एक हाई क्वालिफाइड डिग्री है, ऐसी छोटी मोटी डिग्री नहीं है।
आपको सुबह से लेके शाम तक, रात तक इवन तपना पड़ता है, तब जाके ये डिग्री मिलती है। बीपीएड एमपीएड जो है, अगर किसी ने ढंग से करी हो तो, अच्छे कॉलेज से करी हो तो, जिसने रेगुलर जाके करी हो, ऐसे नहीं कि घर बैठ के आपने डिग्री ले ली, वो एक उनकी बात नहीं कर रहा मैं, उनकी बात मैं करता भी नहीं। उन्होंने ही तो डाउन तो कर सारा रखा है। कुछ जो कर रखा है खराब मामला वो उन्हीं ने कर रखा है, जो घर बैठ के डिग्री ले लेते हैं, फिर वो 10-10 हज़ार रुपए में जाके पीईटी की नौकरी कर लेते हैं, वैल्यू खुद से और down। फिर वो उनकी वैल्यू ही नहीं रहती कुछ, फील्ड क्योंकि की उनको भी बस वैल्यू डाउन। पूरे फील्ड की। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, जितने पेरेंट्स हैं, जितने आने वाले एस्पिरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, कि आप डिग्री करो, ढंग से डिग्री करो। देयर आर लॉट्स ऑफ कॉलेजेस, मैंने वीडियो भी बना रखी है कि कौन से बेस्ट कॉलेजेस हैं फिजिकल एजुकेशन के, तो उनमें जाके, कॉलेज में जाके डिग्री करो। आपके स्टेट में भी कोई ना कोई ऐसी मिल जाएगी जहाँ रेगुलर पढ़ाई होती है, अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स मौजूद हैं, लेकिन आप यूज़ करो ना उन्हें, उनसे पूछो बार बार जाके। और उन प्रोफेसरों में भी बहुत ज्ञान भरा हुआ है, लेकिन आप पूछोगे ही नहीं तो फिर वो फ़ायदा नहीं है किसी भी चीज़ का। तो ये है, अब आने वाले एस्पिरेंट से आप क्या कहना चाहेंगे, जो ताकि वो मोटिवेट रहे अपने एग्ज़ाम्स को लेके और बाकी सारी चीज़ों लेके? तो सिंपल बात है, मोटिवेशन ये है कि हम सब स्पोर्ट्स पर्सन है, तो जो अपने ग्राउंड में मेहनत कर सकता है उसके लिए बैठ के पढ़ना महाभारत नहीं है, बहुत इजी काम है। पढ़ाई सबसे इजी काम है, मैंने तो इतना ही देखा है बस, और पता नहीं यही फील किया है। कौन सर आपने सेम ही फील किया होगा? एग्जैक्टली यही, ये बातें ही हम ये करते थे कि भाई जो इंसान घंटों घंटों रगड़ सकता है अपने शरीर को, लोहा उठा सकता है और मतलब दौड़ सकता है, मतलब यूँ लगा लो कि 15-15 20-20 किलोमीटर दौड़ना, सुबह दोपहर शाम अरे सर, प्रैक्टिस दो दिन में 5-5 किलो घटा देते थे, तो वो वजन घटाने की बात होती ना, आज लोग स्ट्रगल कर रहे हैं वजन घटाने में। हमने 5-5 किलो को कभी मतलब बहुत हल्के में लिया है। 5 बॉडी किलो में वजन मास नहीं घटाना, होता था फिर भी 5 किलो वजन घटाना इज लाइक हमारा चुटकियों का खेल होता था, यूँ लगा लो। हमें बस पता होता था टूर्नामेंट तब है, अच्छा 3-4 दिन देना में है। ये जो है 5 किलो वजन ऐसे ही घटा देते थे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। धूप हो, बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो, दिवाली हो, होली हो, कभी हमारी छुट्टी नहीं हुई, कभी एक मतलब हमने कभी छुट्टी नहीं करी, क्योंकि हमने अपने कोच को देखा है, देखा है। तो उनसे हम सीखे हैं, तो कभी छुट्टी नहीं करी। तो ये चीज़ तो रहती है कि फिजिकल एजुकेशन में तैयारी करना इज़ लाइक, जो अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन रहेगा तो उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वही है। आप बताएंगे कि फ्यूचर एस्पिरेंट्स को बताएं कि किस तरीके से वो मोटिवेट रख सकते हैं अपने आप को? तो सबसे इम्पोर्टेंट तो नेवर गिव अप ना करना, दिस शुड बी द माइंड सेट। लाइक गिव अप, अगर आपके माइंड सेट है कि नेवर गिव अप, तो लाइफ आपको इतनी बुरी से बुरी परिस्थिति में छोड़ सकती है, थ्रो आउट कर सकती है, आप सोच भी नहीं सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते। बट अगर आपके माइंड में है कि आपको गिव अप नहीं करना है, आपको अचीव करना है जो आप चाहते हो, तो आप कैसी भी सर्कमस्टेंसेस से ओवरकम कर जाओगे और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बन जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपके पास वो भी होगा जो आप चाहते हो। तो कुछ भी करना चाहो, कोई भी एग्ज़ाम, किसी भी लेवल का एग्ज़ाम, अगर आपका सपना है तो वो आप पूरा कर सकते हो, अगर आपका माइंड सेट है नेवर गिव अप। बहुत बढ़िया, शानदार बातें दोनों ने बताई। हमारा इंटरव्यू ऑलमोस्ट ओवर होने वाला है बस। अब लास्ट में एक बात और बता देता हूँ कि ये दोनों जो हैं वो एंगेज्ड हैं, तो अभी बहुत जल्दी शादी भी करने वाले हैं। तो मेरी तरफ से ब्लेसिंग्स रहेगी, और आप सब भी ब्लेसिंग्स अपने कमेंट बॉक्स में दे देना भाई इन लोगों को। तो ऐसे ही फ्यूचर बनाते रहो और आगे जीवन में तरक्की करते रहो, मतलब डिस्ट्रैक्ट मत हो, अपने सपनों को लेके चलो, तब जाके इज्जत है। क्योंकि आज के ज़माने में अगर कोई लड़की है ना, तो अगर वो इंडिपेंडेंट है ना, तो उसकी सब रिस्पेक्ट करेंगे हर जगह, उसको हर जगह रिस्पेक्ट मिलेगी। आज यहाँ कुर्सी पे बैठी है, आज से 100 साल पहले कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था इस बात को कि लड़की कुर्सी पे बैठती है। तो ये है, समाज की सोच है। तो आपके घर में अगर बेटी है, आपके छोटी बहन है, उनको पढ़ाओ, जितना ज़्यादा पढ़ाओगे तो दुनिया सैल्यूट करेगी। फिर उनको दुनिया सच में बहुत सैल्यूट करती है जब आप बहुत अच्छे पढ़े लिखे होते हैं और अर्न कर रहे होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं ना, तो उसको सब जो माँ बाप ने कभी नहीं देखा होता है ना, वो बच्चे दिखा सकते हैं उन्हें, अगर आप अच्छे से पढ़ाओगे उन्हें। लेकिन उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा और भरोसा रखना पड़ेगा अपने बच्चों पे, और बच्चों की पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत है। क्योंकि लोग बाग और बाकी चीज़ों पे खर्चा कर देते, पढ़ाई पे खर्चा करो, उनकी पढ़ाई पे, पढ़ाई स्पोर्ट्स, उन पे ध्यान दो,
और उनकी ज़रूरतों को समझो इस तरीके से। मैं तो यही कहूँगा कि, और मैं उम्मीद और आशा दोनों करता हूँ दोनों से कि अब फिज़िकल एजुकेशन को आगे बढ़ाने में भी ये जिन्होंने ये चीज़ अब मुकाम हासिल कर लिया है दोनों ने, तो ये भी अब आने वाले जो जनरेशन, जैसे कि दोनों पढ़ा रहे हैं 12th में, तो 12th वालों को गाइड करेंगे और उन्हें भी बताएंगे अच्छे से कि क्या क्या होता है, ताकि आपसे लाखों लोगों का भविष्य और बन सके। तो यही है अल्टीमेटली, जो आपको मिला है वो दूसरों को दें, यही है जीवन की सच्चाई। और बाकी अगर आप कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। बस सर एक वो वाला एक क्वेश्चन पूछने वाले थे सर, क्या? कि दूर दूर है तो कैसे फंस अच्छा Pros and cons of government job. भाई ये Center भी and चीज़ है state कि देख government. लेना अपना, जब भी ब्याह शादी का मैटर फंस रहा हो और अगर मान लो आपकी जो मंगेतर है या फिर आपका मंगेतर है वो दूसरे स्टेट में, वो कहीं और पोस्टेड है, वो कहीं और पोस्टेड है, तो उसमें पास कैसे आया जाए? क्योंकि देखो अब वो वहाँ पोस्टेड है, वो वहाँ शादी हो जाएगी तो इतनी दूर दूर, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई? एक ही एग्ज़ाम दो और दोनों ढंग से दो। इसने अगर एचटेट का दिया होता, दिया नहीं था क्या? नहीं दिया सब था, पता ही नहीं था, ये स्टेट और ये कैसे मतलब ये कैसे मिस हो गया? ये मिस हो गया। मिस हो गया था सर उस तो टाइम पे। इसका हाँ। सॉल्यूशन ये है कि एक स्पाउस केस करके होता हाँ, है, स्पाउस कि केस करके होता जिसकी है। स्टेट गवर्नमेंट की जॉब रहती है, जैसे मेरी है, इनकी सेंटर की है, तो केस लगाने के बाद कुछ ड्यूरेशन होता है, अपना प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट करो, फिर उसके बाद में 3 आप years. नियर बाय में फिर इनको वही केवीएस कोई जो भी मेरे स्कूल के नियर बाय होगा वो मिल सकता है। जब तो ये तुझे भी solution पता है। था इसका मतलब इन्हें पहले पता था, या आपका सॉल्यूशन बता रहे हैं जो जिनके केस फंसे हुए हैं, तो कैसे करना है वो बाकी नहीं, देखो भाई, नहीं। प्रिंस काकरान से कांटेक्ट कर लेना, नीचे लिंक में नंबर दे देंगे इनका, तो बात कर लेना कमेंट बॉक्स में ही बात कर लेना। तो ये चीज़ रहने वाली। बाकी आप कुछ कहना चाहेंगे? सर कुछ नहीं, एट द एंड बड़ा अच्छा लगा यहाँ आके बहुत ही और बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा वंडरफुल एक्सपीरियंस। लाइक कि आप हम तो कितने ही लोगों को जानते हैं, बट कितने ही फिजिकल एजुकेशनिस्ट हैं जिनके पास समवेयर हमने जो भी वैल्यूएबल इंसाइट्स कोशिश करी यहाँ पे देने की, वो वैल्यूएबल इंसाइट्स उन तक जाए और इंस्पायर हो। क्योंकि सर कई बार हम क्या होता है कि एक बुक को पढ़ने के बाद अगर एक चीज़ भी सीख लेते ना, वो चीज़ अगर लाइफ टाइम चलती है ना, तो उससे में ही हमारी लाइफ बदल जाती है। डेफिनेटली। तो बस अब यहीं इस इंटरव्यू का अंत करते हैं। बहुत शानदार एक इंटरव्यू, पॉडकास्ट दोनों ही रहे हैं और बहुत खुशी हुई मुझे। दोनों, एक तो एमपी से आई है भाई और ये तो गुड़गांव में, इसको तो जब मर्जी बुला ले। तो अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अड्डा के साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir, आप आपका लोग भी। इसी तरीके से, और भी अगर किसी को इंटरव्यू जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो आना हो तो पहले मुझसे कांटेक्ट कर लेना, उसके बाद में हम आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवा देंगे इसी तरीके से। और बस बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, जब मतलब स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं तो सबसे ज़्यादा प्राउड जो होता है वो पेरेंट्स को होता है और टीचर्स को होता है, तो वही प्राउड मुझे फील हो रहा है। और ऐसे ऐसे इंटरव्यूज़ आप और देखते रहेंगे, लाखों स्टूडेंट्स आते रहेंगे इसी तरीके से। आशा और उम्मीद दोनों करता हूँ 2025 आपका सफल हो। जय हिंद, जय भारत, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद। जिंदाबाद। जिंदाबाद।